वेलकम स्टूडेंट्स आज टर्निंग पॉइंट के चैनल में आपको मैं एक क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन करूँगी। स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन है वो है कि जो आयोडीन है, आयोडीन आपकी मेटल है, नॉन मेटल है, लेकिन उसमें लस्टर प्रेजेंट होती है मेटल्स की तरह। तो इसका रीज़न क्या है? वाई आयोडीन इज़ मेटेलिक लस्टर। आयोडीन में मेटालिक लस्टर या मेटल की तरह शाइनिंग क्यों होती है जबकि वो नॉन मेटल होती है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग आयोडीन का डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर समझाऊंगी। देखिए, हम लोगों ने आयोडीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है सबसे पहले। तो एटॉमिक नंबर आपका आयोडीन का जो होता है वो होता है 53। और अगर हम इसको KLMN शेल में डिवाइड करें तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। जब देखिए 20 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं तब हम लोग उसको किस में, M शेल में फिर हम 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने लगते हैं। तो M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहले क्या करते थे हम लोग कि जब 10-20 तक इलेक्ट्रॉन होते थे तो हम लोग सिर्फ 2, 8, 8 और इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करते थे। लेकिन जब आपके 20 से अबव इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं तो M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल करेंगे। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद N शेल में भी आपके 18 इलेक्ट्रॉन, KLMN, और फिर इसके बाद O शेल भी मान लेंगे। O शेल जो इसकी मतलब फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, उसके बाद जो फिफ्थ शेल आएगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 कितने हो गए? 36 और 10 कितने हो गए? 36 और 10 हो गया 46। अब 46 में अगर हम 7 इलेक्ट्रॉन और यानी O शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम KLMN के अकॉर्डिंग जो हमने इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए तो 2, 8, 18, 18 और 7, इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया। 2, 8, 18, 18 और 7। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर? देखिए, जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आयोडीन का है, ये आयोडीन का, ये सब आयोडीन के स्ट्रक्चर हैं। इनको ज़रा हम खुद से बना के दिखाते हैं आपको। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमको पता है हम लोग क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये न्यूक्लियस हो गया जिसमें क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। उसके बाद हमारी फर्स्ट शेल होती है। हमें पता है K में कितने हैं, L में कितने हैं, M में कितने हैं, N में कितने हैं और O में कितने हैं। K में 2 हैं, L में 8 हैं, M में 18 हैं, N में 18 हैं और O में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ज़रा हम लोग ये जो K शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे आमने सामने। उसके बाद M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? L शेल में 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद जो N शेल है उसमें 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इस तरह से नेक्स्ट शेल में 18। इसके बाहर जो शेल है उसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ तो एक यहाँ। 8 हो गए। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब जो हमारी शेल बची लास्ट वाली जिसको हमने O नाम दिया है, इसमें हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? ये 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे फिल होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक बच रहा है 7। इस तरह से हम आयोडीन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए बहुत नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है। 4 शेल हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में 18 और फिफ्थ शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप भी बना लेंगे आयोडीन के स्ट्रक्चर को।
अब आयोडीन का एटॉमिक नंबर यानी आई जब हम लिखते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर जो होता है, जो लोअर साइड पे लिखा जाता है, वो 53 होता है और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 127। अब अगर हम इसमें से न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालें, देखिए प्रोटॉन्स तो हमारे उतने ही हो जाएंगे जितना एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन कितने हो गए 53। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन हो जाते हैं, तो प्रोटॉन के नंबर हमको पता चल गए। अब हमें इसमें से क्या करना है, न्यूट्रॉन्स निकालना है। तो न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं जो भी आपका एटॉमिक मास दिया हो, एटॉमिक मास जैसे 127 है, इसमें आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए। तो 127 में 53 आप माइनस कर दीजिए, 127 में 53 माइनस कर दीजिए तो कितना आंसर आएगा 74। यानी इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं 74। देखिए जैसे ऐसे स्ट्रक्चर बना है ना, n इज इक्वल्स टू 74, p इज इक्वल्स टू 53। प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन जितने होंगे टोटल उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। यानी अगर एटॉमिक नंबर आयोडीन का 53 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 53 होंगे और प्रोटॉन भी कितने होंगे 53 होंगे। और अगर आप न्यूट्रॉन निकालना चाहते हैं तो जो एटॉमिक मास दिया होगा, आयोडीन का एटॉमिक मास कितना है 127, तो इस एटॉमिक मास में यानी 127 में एटॉमिक नंबर जो 53 होता है, 53 आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 74। इस तरह से आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, प्रोटॉन निकाल सकते हैं और आप उसका न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्लास में मैंने आपको बताया कि कैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके पहले भी बता चुकी थी, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं और न्यूट्रॉन को हम कैसे फाइंड करते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन था कि आयोडीन, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो नॉन मेटल होते हैं उसमें शाइनिंग नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा मेटल है जिसमें शाइनिंग होती है। उसका रीज़न क्या है, चलिए हम लोग उसका रीज़न समझते हैं। उसका रीज़न ये है कि इट इज़ बिकॉज गोइंग डाउन, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो साइज़ जो एटम का होता है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे अभी हमने बनाया ना, एटम आयोडीन का बना रहे थे, न्यूक्लियस बनाया था, उसके बाहर एक शेल, फिर दूसरी शेल, फिर तीसरी शेल, फिर चौथी शेल और फिर पांचवी शेल, ये 5 शेल्स बनाई थी ना। तो ये न्यूक्लियस जो था, ये जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से जो बाहर के इलेक्ट्रॉन थे, बाहर के जो 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो बाहर 7 इलेक्ट्रॉन थे बाहरी शेल में, उनसे जो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ये जो डिस्टेंस ज़्यादा होती है, देखिए इसका रीज़न बताया, इट इज़ बिकॉज जब हम लोग नीचे जाते हैं ग्रुप में, जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे तो सबसे ऊपर जो हमारा, हम लोग आयोडीन पढ़ रहे हैं, तो जो 17th ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, कौन सा ग्रुप, 17th ग्रुप में, उसमें सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है। आप अपनी बुक में पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, और मैंने जो अपना वीडियो शेयर किया है पीरियोडिक टेबल का, उसमें भी लिखा हुआ है कि फ्लोरीन है सबसे ऊपर, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, फिर एस्टाटीन है। इस तरह से आयोडीन कहाँ है, 4th नंबर पे। यानी पीरियोडिक टेबल में जब हम नीचे आते हैं, आंसर क्या है, इट इज़ बिकॉज गोइंग डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज। जैसा भी हमने स्ट्रक्चर बना के बताया था ना, न्यूक्लियस, उसके बाहर इस तरह से शेल्स क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो ये जो साइज़ है एटम का वो क्या हो गया, बढ़ गया, ये इसकी रेडियस बहुत ज़्यादा हो गई। तो इसका आंसर क्या है, जब हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी ग्रुप में, ये हमारा ग्रुप नंबर क्या है 17 है, इसमें जब हम नीचे जाएंगे तो आयोडीन हमारा नीचे प्रेजेंट है, तो नीचे जाने पर जैसा फ्लोरीन का जो साइज़ है एटम का छोटा होगा, फिर क्लोरीन का उससे बड़ा हो जाएगा, ब्रोमीन का उससे बड़ा, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जैसे फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन में 35 इलेक्ट्रॉन है, आयोडीन में 53 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से
हाँ, आयोडीन में 53 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर धीरे धीरे बढ़ेंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियस से जो शेल्स नंबर हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। जब शेल का नंबर बढ़ेगा, अगर एलिमेंट यहाँ पहुँच गया इलेक्ट्रॉन अगर इस शेल में पहुँच गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन इस शेल में रहा तो डिस्टेंस ये रहेगी। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी भी बढ़ जाती है, जिस इफ़ेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जब ये एटम का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, ड्यू टू विच द इंटरेक्शन बिटवीन, शील्डिंग समझते हैं, ये जो न्यूक्लियस से हम लोग शेल्स बढ़ा रहे हैं तो इसको कहते हैं शील्ड। यानी यहाँ पर एक कवच बन गया, जैसे हम लोग नहीं रक्षा कवच बनाते हैं, अपना प्रोटेक्शन लेयर बना लेते हैं। तो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच कई सारे पर्दे बन गए, एक ये स्क्रीन है, एक ये स्क्रीन है, एक ये स्क्रीन है, एक स्क्रीन है। तो इनके बीच काफ़ी सारी डिस्टेंस भी हो गई और कई सारी लाइनें भी हो गई जो इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच प्रेजेंट है। इसी को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो इस वजह से इंट्रैक्शन जो होता है बिटवीन द एटम एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी जो एटम है, जो हमारा ये आयोडीन का एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं, यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये क्या करते हैं, डिक्रीज़, इंटरेक्शन इनके बीच कम होने लगता है। यानी ये लोग दूर हो गए तो अब इनके बीच की बातचीत क्या हो गई, कम हो गई। एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, और उसके बाद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच इंटरेक्शन कम होने लगता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है सरफेस पे आयोडीन के, ये एक्साइटेड होने लगते हैं। देखिए जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो इन दोनों के बीच में आपस में एक फोर्स था जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, अब ये कम अट्रैक्ट होंगे। और जब इनको कोई रोकने वाला नहीं है तो अगर इन्हें मान लीजिए कोई और फ्रेंड मिल जाता है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर का कोई फ्रेंड है जो अपनी तरफ अगर कोशिश करेगा कि तुम मेरे पास आ जाओ, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये कहेंगे कि ठीक है भाई, न्यूक्लियस में और हमारे बीच तो बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती अब है नहीं क्योंकि हम लोग बहुत दूर चले गए हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होने लगेंगे। एक्साइट मतलब अगर इसको कहीं से लाइट मिल जाए या हीट मिल जाए तो ये उस एनर्जी को, मान लीजिए यहाँ पे इसको हीट मिल रही है, यहाँ पे इसको हीट मिल रही है इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये हीट एनर्जी जो है ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट से ये रिलीज़ करेंगे जब आएंगे कहाँ, अपनी नॉर्मल स्टेट में। तो एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, अपनी दूसरी शेल में जाने की कोशिश करते हैं। और जब दूसरी शेल में जाएंगे, लेकिन जाकर वो परमानेंट तो वहाँ रह नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो तो यही वाली शेल है। तो ये एनर्जी इनको मिलेगी बाहर से, ये थोड़ी देर के लिए इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इसकी दोस्ती करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि उस दोस्ती से ये फिर से वापस अपनी पोजीशन ले लेंगे क्योंकि परमानेंट दोस्ती तो है नहीं। थोड़ी देर के लिए गए उस दोस्त के बाद, उसके बाद फिर वो वापस लौट आए, और वापस जब लौटेंगे तो जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की थी तो उतनी लाइट को ये क्या करेंगे, मतलब कुछ लाइट इन्होंने ले ली थी ना उस फ्रेंड से, तो अब उस लाइट को वापस वहीं छोड़ के आना होगा ना इनको। तो ये जो लाइट इमिट करते हैं अपने अंदर से, जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ था, एक न्यूक्लियस से पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल और पांचवी शेल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, ये हीट इसने एब्जॉर्ब करी और यहाँ पे जंप करके पहुँच गया थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब ये वापस पहले यहाँ पहुँचा और फिर यहीं से फिर वापस अपनी जगह पर आया, तो उतनी देर में ये जितनी हीट यहाँ पर रुक कर उसने ली, वो हीट अब वो वहाँ पे छोड़ कर आएगा। तो जितनी एनर्जी या लाइट वो वहाँ पे इमिट करता हुआ आएगा तो वो चमक इस आयोडीन की सरफेस पे दिखाई देती है, जिसकी वजह से जो आयोडीन है नॉन मेटल होने के बाद भी लस्टर प्रेजेंट करता है या मेटल की तरह चमक प्रोड्यूस करता है। तो इसका रीज़न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आयोडीन नॉन मेटल होने की वजह से होने के बाद भी लस्टरस होता है, यानी शाइनिंग देता है मेटल्स की तरह। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है, कई सारी स्क्रीन होती हैं, पर्दे होते हैं जिनसे जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है उसके बीच
अट्रैक्शन कम हो जाता है और ये अपने आप को एक्साइटेड कर लेता है बाहर की हीट को एब्जॉर्ब करके, लेकिन परमानेंट ये हीट एब्जॉर्ब करके नहीं रह पाता है और अपनी हीट को ये इमिट करके जब वापस लौटता है तो एक शाइनिंग प्रोड्यूस करता है सरफेस पे, जिसकी वजह से इसके मेटल में लस्टर होती है नॉन मेटल्स की तरह, जो कि एक एक्सेप्शन केस है। नॉन मेटल में शाइनिंग नहीं होती है बट आयोडीन में होती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन का आंसर। अभी मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगी। ओके, गुड बाय फॉर नाउ।